आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। देश के विभिन्न भागों में इस अवसर पर आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी, लेकिन 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता पर बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शिलान्यास। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पर कुल खर्च 8,379 करोड़ रुपए होगा। और पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी पराली को किसानों ने बनाया आय का जरिया। बरेली के किसानों ने पराली की कटाई कर और सड़ाकर बनाई जा रही है जैविक खाद। मशरूम की खेती करने वालों में लोकप्रिय हुई यह खाद। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया अर्थ, विधि, सामाजिक न्याय, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दूरगामी दृष्टिकोण और गहन शोध के लिए जानती है। इस अवसर पर मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत ठाकरे ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कैबिनेट मंत्री वर्षा गायकवाड़, धनंजय मुंडे, नितिन राउत, आदित्य ठाकरे सहित कई लोग मौजूद थे। सभी अतिथियों ने डॉक्टर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। वहीं हेलीकॉप्टर से चैत्य भूमि पर फूलों की वर्षा भी की गई। बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए चैत्य भूमि में हर साल हजारों लोग देश के कोने कोने से आते थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल ने लोगों से चैत्य भूमि पर इकट्ठा न होने और अपने घरों से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र निर्माता बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी देश के वित्त एवं विधि व्यवस्था तथा समग्र विकास को दिशा देने वाले समता और न्याय पर आधारित समाज व शासन प्रणाली के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। महान राष्ट्र निर्माता बाबा साहब BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन। आज हम सभी देशवासी उनके द्वारा सुझाए गए संविधान सम्मत रास्तों पर चलते हुए आर्थिक और सामाजिक न्याय, अवसर की समता तथा बंधुता के आदर्शों को साकार करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ट्वीट साझा करते हुए कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर महान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्मरण करता हूं। उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को लगातार ताकत देने का काम कर रहे हैं। अपने राष्ट्र के लिए देखे गए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ट्वीट में उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी 2 तस्वीरें भी साझा की। भारत रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज देश व प्रदेश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद कर रहा है। आज राजधानी लखनऊ स्थित अंबेडकर महासभा में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महासभा में स्थापित अंबेडकर जी के अवशेषों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब ने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और वे लगातार दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर संघर्षशील रहे। उन्होंने कहा कि आज जब संविधान का सम्मान होता है तो वह सम्मान बाबा साहब का होता है। वास्तव में इस प्रकार का महान मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने
मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका, इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज होमगार्ड दिवस के अवसर पर होमगार्ड मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित कार्मिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होमगार्ड के 5 नए जिला कार्यालय तथा एक मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। मुरादाबाद स्थित यह मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण पूर्व होमगार्ड मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम पर किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रशिक्षण केंद्र से निकले प्रशिक्षु अपने कार्यकाल में सेवा भाव को प्रमुखता देंगे। जिला होमगार्ड्स कार्यालय जनपद आगरा, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर एवं हमीरपुर तथा एक मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद का लोकार्पण किया जा रहा है। मुरादाबाद का मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र हमारे सहयोगी रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और इस विभाग के मंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार कार्य किया, स्वर्गीय चेतन चौहान जी की स्मृतियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय चेतन चौहान जी को भी प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से इस मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को जाना जाएगा और इस केंद्र से निकले हुए होमगार्ड्स के स्वयंसेवक अपनी सेवा और निष्काम कर्म की भावना के माध्यम से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना का जागरण करने में सफल होंगे।
होमगार्ड के कमांडेंट जनरल विजय कुमार ने होमगार्ड दिवस की पूर्व संध्या पर कहा कि प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में 88,447 होमगार्ड लगे हुए हैं, जिसमें से लगभग 60,000 होमगार्ड शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में संलग्न हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने ऊर्जावान कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सामूहिक प्रयास तथा तकनीक का सार्थक उपयोग करके विभाग की छवि को उज्जवल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस संगठन में 1,18,348 होमगार्ड स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत है। इस संख्या के अंतर्गत प्रदेश में 785 ग्रामीण, 366 नगरीय कंपनियां तथा 60 स्वतंत्र महिला प्लाटूनों की संरचना की गई है। प्रदेश में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में इस समय 88,447 होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें 60,056 होमगार्ड स्वयंसेवकों को होमगार्ड विभाग के आय व्यय से कानून एवं शांति व्यवस्था ड्यूटियों में नियोजित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि होमगार्ड्स विभाग अपने ऊर्जावान अधिकारियों, कर्मचारियों तथा होमगार्ड स्वयंसेवकों के सामूहिक प्रयास तथा नवीनतम साइंस और टेक्नोलॉजी का सार्थक उपयोग करके विभाग की छवि को उज्जवल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके सरकारी आवास पर फिल्म निर्माता, निर्देशक व लेखक प्रकाश झा ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है। कई फिल्म निर्माताओं द्वारा प्रदेश में फिल्म निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अच्छी लोकेशंस मौजूद हैं, साथ ही कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। भेंट के दौरान प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके द्वारा विगत 3 वर्ष से एक वेब सीरीज का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है, जिसमें 1000 लोकल कलाकार तथा 50 सीनियर कलाकारों द्वारा काम किया जा रहा है। इस सीरियल को लगभग 90 करोड़ लोगों द्वारा देखा गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में अनुकूल माहौल मौजूद है। फिल्म निर्माण के दौरान उन्हें स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं को भी पूरी सुरक्षा के साथ साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों के साथ बने गतिरोध के बाद सरकार और किसानों के बीच कल 5वें दौर की बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से वार्ता पर सहमति बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि MSP पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है और मंडियों को प्रभावित करने का भी इरादा नहीं है। केंद्र सरकार की पहल पर आंदोलनरत किसान और सरकार के बीच 4 दौर की वार्ता के बाद शनिवार को सबकी नजरें दिल्ली के लुटियन जोन के भव्य विज्ञान भवन पर लगी थी। किसानों के आंदोलन को खत्म कराने और उनकी मांगों पर विचार के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से वार्ता पर सहमति बनी है। 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश रही है कि गतिरोध जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं किसान नेता लगातार तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने फिर से भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और ये कानून किसानों के हित में है। MSP जारी रहेगी। MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना
बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। हालांकि किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग पर कायम है। 9 तारीख को बहुत अच्छी उम्मीद है और किसानों से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और 9 तारीख को 11 बजे मुझे लगता है उस दिन हल निकल आना है। सरकार तो पॉजिटिव ही है, सरकार तभी तो बात कर रही है बार बार, नहीं तो 5-5, 6-6 घंटे क्यों बैठे। समान दो, हम ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट, तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने। वहीं दिल्ली से लगते सिंघू बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जमे किसान संगठन की वजह से आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिससे दिल्ली जाने वाले कई मार्ग यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने जैसे लग रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 की एक लेन बंद होने से गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं नोएडा में चिल्ला बॉर्डर के पास भी किसानों के जमने से नोएडा से दिल्ली आवाजाही पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। अनुज यादव और ओपी यादव के साथ DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। आगरा के 15 बटालियन PSC परेड मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। आगरा मेट्रो परियोजना में 2 गलियारे शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। ये गलियारे ताजमहल, आगरा का किला सिकंदराबाद जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों और रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों को जोड़ते हैं। इस परियोजना से आगरा शहर की 26 लाख आबादी को लाभ मिलेगा और हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटकों की जरूरतें भी पूरी होंगी। ये परियोजना ऐतिहासिक शहर आगरा को पर्यावरण के अनुकूल एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपए होगी और ये 5 सालों में पूरी होगी। हम लोग यहाँ पर जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये आगरा मेट्रो रेल परियोजना का जो निर्माण कार्य है उसका शुभारंभ होने जा रहा है अब, और ये भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक परियोजना है जिसका हमको अप्रूवल मिला है भारत सरकार से, और फाइनली इस प्रोजेक्ट को अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जो 8,379 करोड़ की है। इस आगरा परियोजना, आगरा हम सबको पता है एक विश्व प्रसिद्ध देश वो है शहर है जो हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है, वो शहर है ये, और इसमें व्यावसायिक रूप से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आगरा। तो आगरा के लिए इसलिए एक सुगम और वेरी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की स्वीकृति दी गई है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज के नानी बारी गौघाट टोंस नदी पर प्रस्तावित 2 लेन पुल निर्माण का शिलान्यास किया।
इस 718 मीटर लंबे पुल के निर्माण में करीब 73 करोड़ की लागत आएगी। इस 2 लेन पुल के बनने के बाद लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से यहाँ के लोग पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। यह मार्ग 12 तहसील और दूसरी ओर कोरांव तहसील के साथ मध्य प्रदेश को भी जोड़ेगा। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार में विकास कार्य लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, उनको 6,000 प्रति वर्ष देकर उनका सहयोग कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ना तो कांग्रेस से, ना बसपा से और ना ही किसी अन्य बड़े दल से गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन कर सबको साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव की बसपा पार्टी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि छोटे दलों के साथ सपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से नहीं गठबंधन होगा, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। नहीं, छोटे दलों को तो साथ लेंगे, छोटे दलों को। देखिए, मैंने अपनी बात साफ कर दी है। जितने भी छोटे दल हैं, उत्तर प्रदेश में कई हैं, उन दलों को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 3,70,000 सरकारी नौकरियां युवाओं को दी गई हैं। राज्य में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बड़ी तेजी से काम कर रही है। अभी तक कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 36,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस प्रकार अभी तक लगभग 3,70,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पिछले 3 साल में दी जा चुकी हैं। और अभी एक नया अभियान मिशन रोजगार चलाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार और जो विभागों में आकस्मिक तौर पर लोग काम करते हैं, सभी को मिलाकर एक अभियान चलाया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी एक युवा उद्यमी सम्मेलन कराए जाएंगे, जिसमें कि बैंकर्स को भी बुलाया जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा जो स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन विभागों द्वारा अपने कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, लाभार्थियों का चयन किया जाएगा तथा ये भी प्रयास किया जाएगा कि पूर्व से स्वीकृत ऋण पत्र, प्रार्थना पत्रों पर तुरंत वितरण भी इन्हीं कैंपों के माध्यम से कराया जाए। तो शीघ्र ही इसका एक कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ये मिशन रोजगार के अंतर्गत एक वृहद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक जनपद स्तर पर रोजगार का पोर्टल बनाया जाएगा और जनपद स्तर पर ही एक रोजगार की कार्य योजना बनाई जाएगी कि स्थानीय स्तर पर कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,950 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 1,993 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,24,860 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 94.58% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 7,924 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,950 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,993 है। इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 22,160 केसेस हैं। इन 22,160 केसेस में से 10,318 होम आइसोलेशन में हैं और 2,086 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज
सरकार की निशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे जो चिकित्सालय हैं उनमें अपना इलाज करवा रहे हैं। अयोध्या की रामलीला का नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें अयोध्या की रामलीला से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। दूरदर्शन को भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अयोध्या की रामलीला ने अपनी अलग पहचान दर्ज कराई, जिसे जन जन तक पहुंचाने में दूरदर्शन ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। जी हां, इस रामलीला से जुड़े लोगों को राजधानी दिल्ली में अयोध्या की रामलीला चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। करोड़ों लोगों ने इसको देखा, उन सबका श्रेय आप सभी को जाता है, आपकी मेहनत को जाता है और भगवान आपको खुश रखे। अयोध्या रामलीला कमेटी का हमारा सम्मान समारोह था। जिन लोगों ने हमें सहयोग, जिन्होंने काम किया, दिन रात एक करी, उनको हमने सम्मानित किया, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी ने। और हमें बड़ी खुशी है, आज हमने ये प्रोग्राम हुआ और अपना दिल्ली और देश भर से जिन लोगों ने अयोध्या की रामलीला कमेटी को सहयोग दिया था वो सब लोग आए, उनको सम्मानित करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। खासतौर से दूरदर्शन ने साथ दिया, जिसके माध्यम से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में पहुंचा और भारत के लोगों ने देखा जितना बड़ा दूरदर्शन का आज भी सर्किल है, कोई भी प्राइवेट चैनल का इतना बड़ा सर्किल नहीं है। अभिनेत्री कविता जोशी ने अयोध्या की इस रामलीला में माता सीता का अभिनय निभाया। इन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अयोध्या की रामलीला में सीता की भूमिका निभाने वाली कविता जोशी जी को दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया। कैसा लगा आज आपको दिल्ली में सम्मानित किया गया? सबसे पहले सबको नमस्कार, जय श्री राम। मेरी सभी ऑडियंस का ये प्यार रहा, ये मुझे बहुत सारा प्यार मेरी ऑडियंस ने दिया है कि मुझे माता सीता का किरदार निभाने का मौका मिला था अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला में। और आज रामलीला ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, महीने बीत चुके हैं, तो अब हमारा एक ये सम्मान समारोह हुआ है जिसमें ये सर्टिफिकेट हमें मिला है। तो मैंने माता सीता का किरदार निभाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने अपने घरों पर, टेलीविजन पर दूरदर्शन के माध्यम से अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण देखा। इस रामलीला को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए दूरदर्शन को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। देश के विभिन्न भागों में इस अवसर पर आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी, लेकिन 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता पर बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शिलान्यास। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पर कुल खर्च 8,379 करोड़ रुपए होगा। और पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी पराली को किसानों ने बनाया आय का जरिया। बरेली के किसानों ने पराली की कटाई कर और सड़ाकर बनाई जा रही है जैविक खाद। मशरूम की खेती करने वालों में लोकप्रिय हुई है खाद। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।